आमिना और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम मीडिया। 19वीं सदी से होम्योपैथी पर लगातार लोगों का भरोसा रहा। उसके बाद डॉक्टर हनीमैन की बनाई हुई दवा का भी भरोसा रहा। उसके बाद आया कोरोना के बाद से लोगों का होम्योपैथी पर और भरोसा बढ़ गया। लेकिन होम्योपैथी के बारे में हम कितना जानते हैं, या फिर कहें कि सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर ही यकीन कर लेते हैं कि होम्योपैथी की दवाइयों के साथ कैसे होता है, धीमे उसका जो इलाज होता है, तेज़ होता है, क्या किन बीमारियों पे उसका ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, कम पड़ता है, क्या है सब। इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए हमारे पास एक होम्योपैथी विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर। उनसे बात करेंगे हम और उनसे जानेंगे कि क्या है होम्योपैथी, क्या क्या इसमें विशेषताएं हैं, किन बीमारियों पे ये ज़्यादा असर करती है और किन बीमारियों पे ये ज़्यादा नहीं असर करती। सबसे पहले सर आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल। थैंक यू मैम। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामया होम्योपैथी से। जैसा कि आपने बताया, ढेर सारा इंट्रोडक्शन तो आप ही ने दे दिया कि डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन ने 1755 में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने होम्योपैथी को पहले वो फादर कहे जाते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि एलोपैथी वर्ड जो आप लोग जानते हैं वो हैनीमैन का दिया हुआ है। तो हैनीमैन ने ही सबसे पहले एलोपैथी वर्ड से दुनिया को इंट्रोड्यूस करवाया। होता क्या है, हम एक मटेरियल दुनिया में जी रहे हैं। मटेरियल दुनिया, थोड़ा सा लीक से हट के बात करेंगे। मटेरियल दुनिया इन द mg वाले दुनिया में चल रहे हैं। तो 100 mg, 50 mg, 200 mg में चलते हैं। लेकिन वास्तव में हमारे इस बॉडी में एक सूक्ष्म शरीर भी होता है जिसके बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं। वो सूक्ष्म शरीर ही होता है जो इस पूरी बॉडी को गवर्न करता है। और हैनीमैन का ये मानना था कि हम लोग mg से जब नीचे जाएंगे, यानी कि सब मॉलिकुलर फेज में जब जाएंगे, तब वहाँ से सूक्ष्म शरीर कंट्रोल होता है। यानी कि हैनीमैन वो पहले आदमी थे जिन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी का नाम लिए बिना नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बता दिया। तो उन्होंने ये किया था कि जितना ही हम मेडिसिन को डाइल्यूट करते जाएंगे, यानी कि 12 पोटेंसी से हमने आगे बढ़ा और हमने एवोगैड्रो नंबर क्रॉस कर लिया। तो जो हमारा मटेरियल डोज है वो सब मॉलिकुलर फेज में आ गया, जिसे आज की जो फिजिक्स है वो क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से जानती है, क्वार के नाम से। तो जो ये वेव ऑप्टिक्स है, इस पे हमारी होम्योपैथी काम करती है। और वो उतने पहले से ही उन्होंने उस पर काम शुरू किया। हाँ, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये मॉडर्न साइंस की दी हुई है, लेकिन इस पे मास्टर हैनीमैन ने सबसे पहले काम करना शुरू किया था। तो हमारे सूक्ष्म शरीर को वाइटल फोर्स कंट्रोल करता है और इसी वाइटल फोर्स के थ्रू होम्योपैथी मरीजों को ठीक करती है। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल यही रहेगा कि हम होम्योपैथी की बात करते हैं। होम्योपैथी में भी दो टाइप की हमने दवाएं देखी हैं। एक, कुछ डॉक्टर्स होते हैं तो वो सफ़ेद गोलियां जो होती हैं वो देते हैं, कुछ दूसरे डॉक्टर होते हैं वो लिक्विड देते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस? वास्तव में दो कॉन्सेप्ट हैं। गोलियां जो होती हैं वो व्हीकल होती हैं, वो शुगर ऑफ मिल्क से बनी होती हैं। तो हैनीमैन का कहना था कि हम रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ करते हैं। तो एक मिथ है कि होम्योपैथी धीमे धीमे काम करती है, ऐसा नहीं है। रैपिडिटी की बात सबसे पहले मास्टर हैनीमैन ने की थी। जेंटल का मतलब, जब उनका समय हुआ करता था 1755 या 18 का जब इरा था, उस दौरान जो मेडिकल साइंस थी वो लिंचिंग करती थी, यानी कि लोगों को चुभो के ब्लड निकाला जाता था। इसके अलावा जूंक चिपकाए जाते थे। तो वो जो मेडिकल साइंस का तरीका था वो बहुत क्रूअल था। ये जो क्रूएलिटी थी मेडिकल साइंस में, उसको हैनीमैन ने बहुत हार्डली लिया, या फिर ये सब चीज़ें उनको बहुत हार्डली इफेक्ट की। सो दैट्स वाई उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम एक जेंटल तरीका अडॉप्ट करें जिसमें बिना किसी को पेन दिए और बिना बहुत क्रूएल्टी के मरीज का इलाज किया जाए। सो दैट्स वाई उन्होंने इस पिल्स का फॉर्म दिया कि शुगर ऑफ मिल्क से हम व्हीकल बनाएंगे, मतलब ताकि जो टेस्ट में मीठी हो। लिटरली उसमें दवाइयाँ नहीं होती हैं। दवाइयाँ तो वही होती हैं जो बाहर लिक्विड में डाली जाती हैं। खैर, मास्टर का मानना था कि हम जेंटल तरीके से इलाज करेंगे और पिल्स वाली होम्योपैथी करेंगे। यही वो वजह थी जिसकी वजह से वो जो क्रूएलिटी थी मेडिकल साइंस में उसको हटाना चाहते थे। दवाइयाँ जो पिल्स में डाली जाती हैं वो लिक्विड ही होती हैं जो मरीजों को ठीक करती हैं। बड़ा ये जो कन्फ्यूज़न थी ये क्लियर हो गई। दूसरी कन्फ्यूज़न एक ये भी रहती है कि कुछ डॉक्टर्स जो होते हैं प्लास्टिक की डिब्बी में देते हैं, कुछ शीशे की डिब्बी में देते हैं। ये बड़े कॉमन क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये हर मरीज़ कह लें, हम आम इंसान कह लें, सबके साथ ये सवाल रहते हैं। वास्तव में देखिए, दुनिया एडल्ट्रेशन की तरफ जा रही है, हर जगह मिक्सिंग हो रही है भाई। तो मिक्सिंग से थोड़ा बचना चाहिए। सही तरीका ये है कि जो कांच की शीशियाँ आती थी वो बहुत अच्छी हुआ करती थी, और कांच की शीशियों में जब दवाइयाँ डाल के दी जाती थी उसमें एडल्ट्रेशन नहीं होता था। अब हुआ क्या कि कांच की शीशियों को मरीज़ फेंक देता था, वो कूड़े वाले बटोर के ले जाते थे
और वही फिर दोबारा रिफाइन होके आ जाता था। तो ये समझ में नहीं आता था कि फैक्ट्री से मैन्युफैक्चरिंग होके आ रही है और या फिर ये कूड़े वाले हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई धीरे धीरे होम्योपैथी शिफ्ट हुई और होम्योपैथी ने फिर वो जो सीसी वाली दवाइयाँ थी उससे अब वो पीवीसी पे आ गई या फिर वो जो प्लास्टिक वाली शीशियाँ आती हैं उस पर आ गई। नो डाउट प्लास्टिक में यदि कोई बहुत इरिटेंट सब्सटेंस आप डालेंगे तो प्लास्टिक का कुछ मटेरियल भी ओरली जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी यदि हम जो हमारी व्हीकल है वो इरिटेंट ना हो और हम सही तरीके से उसको बनाएं तो प्लास्टिक भी सेफ़ है। कांच की शीशियाँ मार्केट से इसलिए डिसअपीयर हो गई क्योंकि कांच की शीशियों में पॉल्यूशन और एल्ट्रेशन होने लगा था। दैट्स वाई धीरे धीरे करके डॉक्टर उससे शिफ्ट हो गए। अच्छा, ये सवाल भी एक, जैसे आपने पहले भी बोला कि लोगों का ये मिथ है कि बहुत धीमे काम करती है होम्योपैथी, और साथ ही साथ एक और मिथ है या सही है ये तो आप ही बताएंगे कि होम्योपैथी की जब दवाएं चलती हैं तो लहसुन, प्याज, खट्टा, ये सारी चीज़ें खाना बंद हो जाता, परहेज़ बहुत तरह के हो जाते हैं, ऐसा है? पहली बात तो आपने जो बताया कि होम्योपैथी धीमे धीमे काम करती है, हमारा यदि प्रैक्टिस करने का तरीका गलत तो होम्योपैथिक दवाइयाँ धीमे धीमे करती हैं। होता क्या, कई होम्योपैथिक डॉक्टरों ने अपने आप को सेफ करने के लिए नए नए फंडे बना रखे हैं। भाई मास्टर ने बोला जब रैपिडिटी, तो वहाँ स्लो की बात ही नहीं थी, तो ये तो हमारी दी हुई है ना। हम बोल दें किसी मरीज़ को हम 4 साल इलाज करेंगे, पता नहीं आजकल के होम्योपैथिक डॉक्टर 4 साल कैसे किसी को इलाज करते हैं, और वो कौन से मरीज़ हैं जो 4 साल तक टिक जाते हैं। हमारे पास तो नहीं कोई टिका भाई। सो दैट्स वाई रैपिडिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और यदि हम रैपिडिटी नहीं ला पा रहे हैं तो गलत है। एक मरीज़ बेचारा 102 डिग्री के फीवर में तप रहा है, उसको लगातार उल्टी हो रही है और 2 दिन तक हो गई, उस बच्चे को उल्टी तो निकल जाएगा इस दुनिया से, ठीक है। अब हम बोले हम 4 दिन में उसे सही करेंगे तो बेचारा चला गया, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि हमारी दवाइयाँ मिनिमम हैं और सही से सेलेक्ट की गई हैं तो उस आदमी को उतना ही जल्दी आराम मिलेगा, या फिर हम यूँ कहें उससे भी तेज़ आराम मिलेगा जितना एलोपैथी से मिलता है, ठीक है। हमने डायरिया और डिसेंट्री के केसेस को 4-4 घंटे में सही किया, लेकिन ऐसा नहीं सारे केसेस सही हो गए। जहाँ बेस्ट मिनिमम दवा सेलेक्ट होती है, कोविड पैंडेमिक में जहाँ सांस फूल रही है और आदमी का कल तक भरोसा नहीं कि वो ज़िंदा रहेगा और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि न बेड खाली है हॉस्पिटल में, न उसे ऑक्सीजन मिल रही है और न वो कुछ कर सकता है, न बाकी दवाइयाँ जो इमरजेंसी वाली थी वो भी नहीं मिली, ठीक है। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने लाख कोशिश की कि भाई होम्योपैथी को, आपको याद हो तो कोविड के फर्स्ट फेज़ में गवर्नमेंट ने बोला था कि किसी भी कोविड के मरीज़ को होम्योपैथिक डॉक्टर हाथ नहीं लगाएगा। हमें नहीं मालूम ये क्यों हुआ, लेकिन ये गलत था। आज भी मैं इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ। ज़रूरत ये थी, मेडिकल इमरजेंसी थी, ठीक है, एक्यूट इमरजेंसी में नहीं मैनेज करना था, लेकिन जहाँ नॉर्मल कंडीशन हो रही थी वहाँ यूज़ करना था। सेकेंड फेज़ में मेडिकल सिस्टम क्रैश कर गया, मरीज़ बेचारा घर पे रह के तड़पने लगा। तब सबको गवर्नमेंट एडवाइजरी जारी कर दी गई, भाई आप लोग सबका इलाज कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर भी बीमार, बाकी पॉपुलेशन भी बीमार, न बेड खाली है न कुछ। तो उस कंडीशन में भी मेरे पास मेरे डाटाबेस हैं, मैंने अपना एप्लीकेशन डेवलप किया था जिसका नाम था निराम्या होम्योपैथी। फिजिकल कंसल्टेशन बंद हो चुके थे, उस निराम्या होम्योपैथी पे मेरे पास 1570 मरीजों के डेटा रजिस्टर्ड हैं जिनको मैंने होम्योपैथिक दवाइयाँ दी थी, और कम से कम 30,000 से ज़्यादा ऐसे लोग रजिस्टर्ड हैं विथ नेम और मोबाइल नंबर, जिनका डेटाबेस हमने WHO को सबमिट किया, जिनका मैंने प्रिवेंटिव की दवा दी थी, और उनमें से होम्योपैथिक दवाइयों की इफिकेसी मोर देन 89% थी। तो हम कैसे बोल दें कि होम्योपैथी धीमे धीमे काम करती है? हमारे करने के ऊपर डिपेंड करता है कि होम्योपैथी किस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं। मैं शुरू से हाई पोटेंसी प्रेस्क्राइबर रहा हूँ। एक्यूट इमरजेंसी में बिना हाई पोटेंसी के काम नहीं चलता है। हाँ, क्रॉनिक इलनेस में जो लंबा टाइम लगता है, जो टाइम की बात करते हैं लोग धीमे धीमे, एक आदमी 20 साल से बीमार है तो थोड़ा समय तो लगाएगा ही लगाएगा। हाँ, ये अलग बात है, उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ हम जल्दी दे देंगे। उसको दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, कुछ भी वार्ड से डायरिया हो रहा है, पेट गड़बड़ जो भी है, तो उसको हम आराम तो जल्दी दे देंगे, लेकिन पूरी तरह से ठीक होने में एक टाइम लगेगा। इसी के साथ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, कोई भी बीमारी दवाई से ठीक नहीं होती है, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो। अनटिल अनलेस केवल दवाइयाँ बीमार आदमी को एक रास्ता दिखा देती हैं, उस रास्ते पे चलना मरीज का काम होता है। जो मरीज उस रास्ते पे चल के उस क्यूर को अचीव कर लेता है वो ठीक हो जाता है, और जो मरीज़ केवल दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं वो ज़िंदगी में कभी सही नहीं होते हैं। एग्जाम्पल बता सकता हूँ मैं आपको, शुगर कभी नहीं सही होता है,
थायराइड कभी सही नहीं होता है। कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कोई डॉक्टर सही करके दिखा दे। स्पाइनल डिसऑर्डर, अरे अब दूर की बात क्या कर रहे हैं, सर्दी जुकाम ठीक नहीं होता ही है। किसी को एलर्जिक राइनाइटिस से कभी ठीक नहीं होता, डॉक्टर साहब कहाँ बोलेंगे ठीक हो जाएगा। तो ऐसे आदमी को जो इस तरह की बीमारियां हैं उसके लिए तरीका क्या, हमने एक ट्रेंड तो दिखा दिया उसे, उस ट्रेंड पे चलना होता है। अब पता चले किसी को सर्दी जुकाम हो रहा है और वो परफ्यूम लगा के चल रहा है, भाई कभी ठीक नहीं होगी। बच्चे को बाद में कफ एंड कोल्ड और कोराइजा हो रहा है और बच्चा आइसक्रीम खाए पड़ा है, कभी सही नहीं होगा। या फिर हम ठीक भी कर दें तो दोबारा लौट आएगा। तो हेल्थ एक ऐसी कंडीशन नहीं है जिस कंडीशन में हमें अचीव करके छोड़ देना है। हेल्थ निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है, जिसको अचीव नहीं करना होता उसको मेंटेन करना होता है। ये बात किसी भी मरीज को जितना ही अच्छे से समझ में आ जाए उतना ही उसकी रिकवरी के लिए ये हेल्पफुल होती है। अच्छा, दूसरा तो यही रहेगा कि हम जैसे एलोपैथी की बात करते हैं तो MBBS होता है, MD होते हैं। होम्योपैथी के लिए क्या करना पड़ता है, क्या उनको भी ऐसा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है एलोपैथी के डॉक्टरों की तरह? होम्योपैथी में जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन होती है आजकल की डेट में, नीट क्वालिफाई करना सबको ज़रूरी है। नीट में जिसकी अच्छी रैंकिंग होती है या फिर हर एक आदमी की, हर एक बच्चे की ख्वाहिश होती है कि हम MBBS डॉक्टर बनेंगे, ठीक है, उसको MBBS मिल गया। जो नीचे रैंकिंग वाले होते हैं उनको BDS मिलता है, BHMS मिलता है, BMS मिलता है। तो नीट बेसिक क्वालिफ़िकेशन है, यानी कि नीट को क्वालिफाई करना, जिसके लिए बायोलॉजी से आपको इंटरमीडिएट कंप्लीट करना है। सुपर स्पेशलाइजेशन में जाएंगे तो उसमें जिस तरह से MD यहाँ होता है, MD और MS, उसी तरह से होम्योपैथी भी MD MS होता है। उसका भी एग्ज़ाम करवाया जाता है, उसको भी गवर्नमेंट उसी प्लेटफॉर्म पे करवाती है। जिसकी रैंकिंग होती है उस हिसाब से कॉलेज अलॉट होते हैं। लेकिन सुपर स्पेशलाइजेशन में थोड़ा सा अलग हो जाता है। सुपर स्पेशलाइजेशन में DM और जो MCH होते हैं उसकी तुलना में हमारे यहाँ PhD की डिग्री दी जाती है। तो दैट्स वाई ये 3 बड़ी डिग्रियाँ हैं। इससे आगे की डिग्री लेनी है तो आप फॉरेन जाइए, बाहर जाइए, वहाँ जैसे हमने PG लंदन कर लिया, MF लंदन कर रहा हूँ, तो ये बाहर की सुपर स्पेशलाइज्ड डिग्रियाँ हैं जो होम्योपैथी के थ्रू लोग अचीव कर सकते हैं। जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन की बात करी थी कि कुछ ऐसा आप लोग के होम्योपैथी डॉक्टर? जी, वास्तव में रजिस्ट्रेशन जैसे उनके यहाँ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है जहाँ से रजिस्ट्रेशन होता है, उसी तरह से हमारे यहाँ होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड है। होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड यूपी में है और इसी तरह से सेंट्रल में भी रजिस्ट्रेशन होता है जो सेंट्रल काउंसिल करती है। तो इन दोनों जगह आप डिग्री लेने के बाद रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सेंट्रल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो पूरे देश में प्रैक्टिस के लिए आप एलिजिबल होंगे, और यदि यूपी में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, यूपी होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड में, तो आप यूपी में रजिस्ट्रेशन के लिए, यूपी में प्रैक्टिस के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। होम्योपैथी की तो बात हो ही रही है, फिलहाल एक और सवाल मेरे मन में आया कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें होम्योपैथी जो होती है बहुत कारगर होती है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें कम कारगर होती है, तो उनके कुछ नाम अगर आप बताएं। देखिए, 2 चीज़ बताना चाहूँगा। एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट 2 बहुत क्लोज चलने वाले प्रोसेस होते हैं। किसी भी न्यू कमर को कभी भी टिपिकल टाइप की बीमारियों को नहीं लेना चाहिए। मेरा ये पर्सनली मानना है कि मरीज की जान की शर्त पे एक्सपेरिमेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है। ऐसे कंडीशन में सपोज दैट एक कैंसर का ही केस है। देखिए, हमारे यहाँ भी एक, शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा, चाहे आम पब्लिक ये बात जानती नहीं है, सर्जरी से लेके ENT, ऑप्था, सब कुछ हमें वही पढ़ाया जाता है जो MBBS में पढ़ाया जाता है। सब कुछ सेम है, सेम बुक, सेम तरीका, बस डिफरेंस केवल मेडिसिन का है। मेडिसिन वो एलोपैथिक पढ़ते हैं, उनकी एलोपैथिक फार्माकोपिया है, हमारी होम्योपैथिक फार्माकोपिया है। हमें सबसे ज़रूरी ये जानना है कि बीमारी जो है वो किस लेवल पे है। इसके लिए हमें एलाइड की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। सपोज दैट एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए कि एक मरीज़ आ रहा है और उसको गले में यहाँ थोड़ा सा सिस्ट है। अब यदि हमारी नॉलेज नहीं सही रही तो हम तो उसको सिस्ट समझते रहेंगे, जबकि हकीकत बात यह है कि जब सारे एडवांस प्रोसीजर हैं तो हम इसका इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवा लेते हैं। पहले हम अल्ट्रासाउंड करवा लें, अल्ट्रासाउंड में यदि इरेगुलर ग्रोथ है तो हम इसका FNAC करवा लेते हैं। FNAC में रिपोर्ट कंफर्म हो गई कि नहीं भाई कैंसर नहीं है, सिस्ट है, तो आप होम्योपैथिक इलाज करिए। और यदि लगता है कैंसर है तो कैंसर के स्पेशलिस्ट के पास भेज दीजिए, मरीज की जान तो नहीं लेनी है ना। सो दैट्स वाई बड़े बड़े सेंटर हैं, आप हायर सेंटर पे। होम्योपैथी में एक ड्रॉबैक है, उससे हम भी उभरने की कोशिश करें, लोगों को सलाह भी देंगे उभरने के लिए। यहाँ रेफरल सिस्टम नहीं है भाई, जो गलत है। कोई भी आदमी अपने आप में स्पेशलिस्ट नहीं है, मैं भी नहीं हूँ भाई। हमें भी एक जगह आती है जहाँ हमें लगता है मेरी नॉलेज परफेक्ट नहीं इस बीमारी के लिए, तो हम भी अपने हायर सेंटर को रिफ़र कर देते हैं। सो दैट्स वाई ये मानना बहुत ज़रूरी है। और होम्योपैथिक डॉक्टरों से यही बेसिक गलती होती है कि वो समझ लेते हैं उन्हें सब आता है, जबकि ये बात मानने में कोई हर्ज नहीं है कि आप कई चीज़ें नहीं जानते हैं।
और जो जिस फील्ड का स्पेशलाइज्ड है उसको उस फील्ड का काम करने दीजिए। सपोज दैट इंडोक्राइन का कोई केस है, किसी को थायरोटॉक्सिकोसिस है और हम उसे थायराइड समझ रहे हैं, तो थायरोटॉक्सिकोसिस में यदि हमने किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन ले ली जो खास करके इंडोक्राइन से डीएम करके आ रहा है, उसकी नॉलेज हमारी तुलना में बहुत अच्छी है ना, तो हमें मरीज़ के फेवर की बात करनी है ना, मरीज़ को ठीक करना है ना। यदि हम उसकी ओपिनियन लेने के साथ अपना इलाज दें, इसमें क्या बुराई है। तो ज़रूरी ये है कि कई चीज़ें आप अकेले दम पे सही नहीं कर सकते हैं। सो दैट्स वाई यदि आपके पास ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है कि आप किसी सुपर या हायर सेंटर के सजेशन से आप ले सकते हैं दवा और उसके पैरेलल करवा सकते हैं, तो ज़रूर करवाना चाहिए। आज की डेट में भी मेरे पास ढेर सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको ये लगता है कि इनको सेकेंड ओपिनियन की ज़रूरत है। मैं एम्स रिफ़र कर देता हूँ। आजकल की डेट में गोरखपुर में एम्स खुल गया है। वो बेचारा गरीब है, नहीं अफोर्ड कर सकता प्राइवेट ट्रीटमेंट, मेडिकल कॉलेज रिफ़र कर देता हूँ। कई ऐसी बीमारियाँ भी होती हैं जिसमें मुझे कन्फ्यूज़न है, भाई मेरी नॉलेज इतनी परफेक्ट नहीं है, मुझे लगता है इसमें और ओपिनियन, तो ऐसे लोगों को किसी स्पेशलिस्ट के पास भेज के हमें डायग्नोसिस बनवाने में क्या फ़र्क पड़ता है। अब होम्योपैथी में ज़्यादातर लोगों को तो मालूम ही नहीं है वो सही क्या कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी ज़रूरी है कि आपने यदि सही में रियल में मेडिकल साइंस की पढ़ाई की है, सो दैट्स वाई आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप इलाज कर क्या रहे हैं। पेशेंट ज़्यादा स्मार्ट है, ठीक है, और पता चले डॉक्टर साहब पता नहीं क्या का ऊल जुलूल एक्जिमा का डायग्नोसिस बना के दिए हैं और पेशेंट को मालूम सर ये तो हाइपोडर्मिक लीजन है, ठीक है, तो आप तो गड़बड़ हो गए वहाँ। तो ज़्यादा बेटर ये है कि आप मेडिकल साइंस का सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करिए और जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा वो पेशेंट के फेवर का होगा। बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया। अगर मैं आपकी बात करूं, आप एक डॉक्टर हैं, इतने सालों से आप मरीज़ देख रहे हैं, आपकी भी कोई स्पेशलाइजेशन होगी, कुछ एक ऐसी बीमारी होगी जिसके लिए आप जाने जाते होंगे अपने पूरे इलाके में, सर कुछ ऐसी? शुरुआत में मेरे ज़िंदगी का पहला जो केस था वो स्टोन का केस था। किडनी स्टोन था, एक फीमेल थी और उसकी एज करीब हमें लग रहा कि 39 ईयर रही होगी। 7 mm का स्टोन था और हमें लग रहा है कि 3 हफ्ते में निकल गया। तो मैंने रूरल एरिया से प्रैक्टिस की, परतावल बाज़ार से। वहाँ हमें लोग स्टोन के डॉक्टर के नाम से जानने लगे, जबकि ढेर सारे लोगों ने अपने आप को लिमिटेड कर लिया है। मेरा शुरू से एम रहा कि मैं अपने आप को लिमिटेड करके नहीं चलूँगा, क्योंकि होम्योपैथी एक जनरलाइज्ड थेरेपी है। दैट्स वाई हम हर चीज़ का इलाज करेंगे। आज की डेट में मुझे जो लंदन से पीजी की डिग्री मिली, हमारे यूरोलॉजी के केसेस की वजह से मिली। हमने यूरोलॉजी में स्पेशलाइजेशन किया और यूरोलॉजी के केसेस में होम्योपैथी बहुत इफ़ेक्टिव है। कुछ ऐसी टिपिकल बीमारियों पे मैं काम कर रहा हूँ जिस पे लोग नहीं काम करते हैं या फिर जिसको इनक्योरेबल मान लिया जाता है। जैसे यूरेथ्रल स्ट्रक्चर को मान लेते हैं इनक्योरेबल है। किडनी स्टोन में 5 mm की बड़ी पथरी को लोग मान लेते हैं बिना ऑपरेशन के जाएगी नहीं। उसके अलावा थायराइड को लोग मान लेते हैं इनक्योरेबल है। सर्जिकल केस में पीसीओडी आजकल की डेट में बहुत कॉमन है, लोग समझते नहीं सही होती, जबकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से हमने कई पीसीओडी के केसेस को कम्प्लीटली ठीक कर लिया है। यूट्राइन फाइब्रॉयड, फीमेल जेनाटेलिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो होम्योपैथी से ठीक ना हो, एक्सेप्ट सर्वाइकल कैंसर और बाकी सब। फाइब्रोएडिनोमा प्योर सर्जिकल नहीं होता है। आज ही 3 मरीज देखे जो ऑपरेशन करवा के बेचारे दोबारा सफ़र कर रही थी बच्चियाँ। इसके अलावा माइग्रेन, सारा रिपोर्ट करवा लीजिए, कहीं कुछ नहीं मिलता है, फंक्शनल डिसऑर्डर बना के छोड़ दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। माइग्रेन में होम्योपैथिक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। स्पाइनल डिसऑर्डर बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो ऐसी कोई फील्ड नहीं लगती जिस फील्ड में होम्योपैथी का अच्छा रोल नहीं। और हम ये सारे तरह के केसेस देखते हैं। 2 केसेस को हम अवॉइड करते हैं। यदि किसी को शुगर है तो हम बोल देते हैं उसे एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले। क्यों? क्योंकि इनिशियल डेज की प्रैक्टिस में हमने इलाज किया, शुगर कंट्रोल में भी रहा, लेकिन शुगर के सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन से मरीज़ को नहीं बचा पाए। यानी कि किडनी धीरे धीरे डैमेज होती रही, हार्ट धीरे धीरे डैमेज होता रहा, न्यूरोपैथी होती रही। तो मैंने एक अपने से एग्जम्पशन किया कि हमें शुगर के केसेस को नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा कैंसर के केसेस अर्ली फेज में यदि डायग्नोस हो जाते हैं तो श्योरली उसे हायर सेंटर को रेफ़र कर देना चाहिए। हाँ, यदि हायर सेंटर के पैरेलल आप इलाज कर सकते हैं, इट्स ओके। कई ऐसे गरीब मरीज हैं बेचारे जो कि कैंसर का इलाज नहीं करवा सकते, क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत महंगा है और सबकी इतनी अपनी जनरल कंडीशन नहीं है कि वो मुंबई जाके टाटा मेमोरियल में इलाज करवा पाएँ। गवर्नमेंट इस पर ढेर सारा काम करे, लेकिन अभी गवर्नमेंट के जो भी प्रोसीजर हैं वो इतने अच्छे फॉर्म में नहीं कि सब लोग उसकी सर्विस का यूज़ कर सकें। तो ऐसे कंडीशन में एडवांस कैंसर जो एंड स्टेज जो बोल दिया जाता है पीजीआई से कि आप ले जाइए सेवा करिए, उसको हम देखते हैं, उसमें कोशिश करते हैं अपनी तरफ से बेस्ट कर सकें। इनिशियल स्टेज के कैंसर में विथ सुप्रीम अथॉरिटी, यानी कि जो भी एम्स और पीजीआई की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग हम
उनको पैरेलल में एक्सेलरी मोड ऑफ थेरेपी देते हैं। इनक्योरेबल बीमारियों में जिसको इनक्योरेबल माना जाता है, जहाँ स्कोप नहीं, आज की डेट में आपको मालूम नहीं होगा कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बहुत कॉमन सी बात हो गई है। ड्यूसिन जॉनसन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के मेरे पास 40 केसेज हैं और हमें भी मालूम है कि वो बच्चे 20 साल तक जाते जाते इस दुनिया में नहीं रहेंगे। तो हमारा रिसर्च वर्क चल रहा है, ऐसे लोगों को हम एक सुपरविजन में रखते हुए इलाज कर रहे हैं और कई लोग अच्छे से रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है होम्योपैथी में स्कोप बहुत है, आप उस पर काम करिए, अपना रिसर्च का वर्क करिए, लेकिन अंधे तरीके से नहीं, सुपरविजन ऑफ ए एक्सपर्ट वन। तो होम्योपैथी केवल हम प्रेजेंट टाइम में हमें लगता है कि कैंसर और ट्यूबरकुलोसिस और डायबिटीज़ को छोड़ के बाकी सब तरह के केसेस को मैं देखता हूँ, लेकिन कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम बाकी लोगों के ओपिनियन ज़रूर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, अपने जो इतनी सारी कन्फ्यूजन्स थी मेरी या फिर हमारे पूरी जनता की, उनको बहुत हद तक के कम कर दी। किसी बीमारी पे फिर मिलेंगे, किसी बीमारी पे विस्तार से जानेंगे कि क्या लक्षण है, क्या उसकी सारी चीज़ों क्या क्योर है। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए न्यूज़ टाइम मीडिया।